हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जीएस का ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये पिछले एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित कराई? क्या प्रश्न कह रहा है, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित कराई? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। क्या होगा इसका आंसर? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में हुई यह संगीति 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। ठीक है, कब आयोजित की गई थी? 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसे इनके जो अध्यक्ष थे जी मुगालिपुत्र थे। कौन थे? मुगालिपुत्र। ठीक है, अशोक के समय में हुआ तीसरी और पाटलिपुत्र में जगह हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कर्नाटक। क्या होगा इसका आंसर? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में तुमकुर जगह स्थित है। उस जगह के बारे में भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने वहाँ सोने के भंडार को पता लगाया था। ठीक है, अब तुमकुर जो है उसके बारे में जान लेते हैं। ये है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तुमकुर जो है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और उस कर्नाटक राज्य में एक जिला है, उसका नाम ही है, जिला मुख्यालय है तुमकुर। ठीक है, जो कि बेंगलुरु के उत्तर पश्चिम में 45 किलोमीटर दूरी पर केंद्र पर स्थित है। आप देख लीजिए मैप में। ठीक है, भारत ये है और यहाँ कर्नाटक है राज्य। अब कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में जो है ये रहा तुमकुर। ठीक है, ये है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है, अरनमुल्ला कन्नड़ी को केरल का जीआई टैग प्राप्त है। अनरमुल्ला कन्नड़ी क्या है? तो अनरमुल्ला कन्नड़ी जो है वो क्या है? हस्तशिल्प है। ठीक है, क्या है? हस्तशिल्प है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। अनरमुल्ला कन्नड़ी केरल का एक पारंपरिक हस्तशिल्प है जो एक विशिष्ट प्रकार का धातु दर्पण, यह केरल के पट्टनमथिट्टा जिले के अरनमुल्ला गांव में बनाया जाता है। इस दर्पण को 2004-05 में जीआई टैग मिला था। कब मिला? 2004-05 में। जो इसकी विशिष्ट पहचान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अष्टप्रधान में शिवाजी के राज्य का प्रशासन कौन देखता था? तो इसका आंसर होगा मोरोपंत पिंगले। क्या होगा इसका आंसर? मोरोपंत पिंगले। अगर इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान में राज्य का प्रशासन पेशवा देखता था। कौन देखता था? पेशवा, जिससे प्रधानमंत्री का भी कहा जाता था, प्रधानमंत्री का दर्जा भी उसे मिला हुआ था। ठीक है, और जो पहला था मोरोपंत पिंगले थे, शिवाजी द्वारा नियुक्त प्रथम पेशवा थे मोरोपंत पिंगले। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौर वर्ष। ठीक है, सौर वर्ष जो है कैलेंडर का विकास किस सभ्यता ने किया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। सौर वर्ष का विकास मिस्र सभ्यता ने किया। मिस्र वासियों ने लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में पहला सौर कैलेंडर विकसित किया। ठीक है, उन्होंने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के आधार पर एक कैलेंडर बनाया जिसमें 365 दिन होते थे और एक अतिरिक्त दिन जोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर, समाज सुधारक जॉन हस किस देश का निवासी था? तो क्या है नाम? जॉन हस। कौन था समाज सुधारक था? वो बाहेमिया। बाहेमिया आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा? बाहेमिया। ठीक है, जो कि चेक गणराज्य का हिस्सा है में हुआ था। वह एक धार्मिक सुधार और प्राग विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे। हस ने चर्च में भ्रष्टाचार और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें 1415 में कॉन्सेंट की परिषद में जिंदा जला दिया गया। समझ गए? 1415 में कॉन्सेंट की परिषद में क्या हुआ? जिंदा जला दिया गया। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा को किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में। ठीक है, कितना में? 1311 में अलाई दरवाजा को बनाया था। यह जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपनी मस्जिद के विस्तार योजना के हिस्से के रूप में बनवाया था। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अलाई दरवाजा का एक चौकोर गुंबदाकार गेस्ट हाउस मेहराबदार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदी से आता है? तो इसका आंसर होगा सतलुज और ब्यास। क्या होगा इसका आंसर? सतलुज और ब्यास से आता है। इसके बारे में जान लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो है सतलुज और ब्यास नदियों से आता है इसका पानी। ठीक है, और यह नहर पंजाब में हरिके बैराज से शुरू होती है, जो इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, भारत की सबसे लंबी नहर है। यह नहर राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। हरिके बैराज से निकलने वाली यह नहर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा, यह राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है, डी में स्थित है, यानी कारगिल। चुटक जल विद्युत परियोजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। कहाँ है? कारगिल जिले में। NHPC इंडिया ने कहा कि यह परियोजना सुरू नदी पर बनी है, जिससे चूरू नदी भी कहते हैं सर, ठीक है, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। 44 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर योजना है, 2012-13 में से चालू किया गया था। वाटरलू का मैदान किस देश में स्थित है? तो वाटरलू का मैदान स्थित है बेल्जियम में। क्या होगा इसका आंसर? बेल्जियम में, ठीक है। अब वाटरलू के बारे में जान लेते हैं। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में स्थित है, जो ब्रसेल्स के दक्षिण में है। यह मैदान 1815 में वाटरलू के युद्ध का स्थल था, यानी वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था, ठीक है। जहां नेपोलियन ने फ्रांसीसी सेना को अंतिम बार पराजित किया गया था, जहां नेपोलियन की अंतिम सेना, ठीक है, यानी नेपोलियन का जो सेना था पराजित हुआ था। यह युद्ध 18 जून 1815 को लड़ा गया था। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एक निर्णायक हार थी, जिसने यूरोप पर फ्रांसीसी प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था और नेपोलियन के शासन का अंत कर दिया था। नेशनल आर्मी म्यूजियम के अनुसार यह युद्ध 23 वर्षों तक चला। कितना वर्ष तक? 23 वर्षों तक यह युद्ध चला था और चल रहे युद्ध का अंत हुआ था। और आज वाटरलू का मैदान जो है एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहां वाटरलू के युद्ध संग्रहालय और स्मारक हैं, ठीक है, वहाँ आज क्या है? संग्रहालय है और स्मारक बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। इसके बारे में जान लेते हैं। आंसर बी होगा कच्छ की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता कच्छ की खाड़ी में है, ठीक है। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है और यह ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और उच्च ज्वारीय सीमा यानी 6 से 8 मीटर जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अनुकूल है। जबकि ये तो टेक्स्ट बुक के अनुसार हुआ, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार की बात की जाए तो 1200 मेगावाट की ज्वारीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता है यहाँ, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। कितना? 1200 मेगावाट क्षमता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 5 अप्रैल 1794 को डाल्टन को फांसी किसने दिया? ठीक है, तो डाल्टन को फांसी दिया था 5 अप्रैल 1794 को, ठीक है, लेकिन किसने दिया था? इसका आंसर क्या होगा? रोबस्पियर। किसने दिया था? रोबस्पियर ने, ठीक है, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जैव ईंधन का उद्देश्य क्या है? तो जैव ईंधन का उद्देश्य जो है इसमें से कोई नहीं होगा, यानी डी होगा, ठीक है, क्योंकि जैव ईंधन जो बोलते हैं जैसे कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इनमें जो कारण दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं है। अगर कोयला निकलता है तो क्या करते हैं? उसे जलाते हैं, खाना बनता है, बाकी सारा काम होता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं हो गया। तीसरा है जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए भी नहीं है। तो जैव ईंधन का मुख्य क्या उद्देश्य है? उद्देश्य इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है पश्चिम घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? WGEEP। तो इसका आंसर होगा माधव गौडगिल। क्या होगा इसका आंसर? माधव गौडगिल, ठीक है, सी आंसर होगा। यह पश्चिम घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई है। इसे गौडगिल समिति भी कहा जाता है, ठीक है, गौडगिल समिति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से उत्पादन का गतिशील घटक क्या है? तो उत्पादन का गतिशील घटक कौन है? मजदूर है। क्या होगा इसका आंसर? उत्पादन का गतिशील घटक क्या है? मजदूर, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? तो पर्यटन से उत्पन्न आय मतलब लोग जहाँ पर्यटक जहाँ जहाँ घूमते हैं उससे जो आय होता है इसमें से इस ऑप्शन में से किसमें रखा जाता है? ठीक है, तो इसमें रखा जाता है अदृश्य निर्यात होगा, ठीक है, अदृश्य निर्यात, तो आय को अदृश्य निर्यात में रखा जाता है। अगला प्रश्न है संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संत कबीर सम्मान जो है वो दिया जाता है बुनाई के क्षेत्र में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि संत कबीर क्या थे? एक जुलाहा थे। क्या थे? जुलाहा। अब जुलाहा का काम होता है कपड़ा बुनना, तो कपड़ा बुनना जो जुलाहा का काम होता है तो उसी के उपलक्ष्य में उनका नाम पर क्या रखा गया? संत कबीर सम्मान, ठीक है, जिसे दिया जाता है। बुनकर सबको दिया जाता है बुनाई के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित संशोधन कार्यों में से किसमें संविधान में प्रशासनिक अधिकरण को शामिल करने के लिए 2 अनुच्छेद जोड़े गए? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, आंसर ये होगा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि 323A और 323B जोड़े गए। क्या जोड़े गए? 323A
और 330 भी जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संवर्धित सूची में है? तो संवर्धित सूची में है दिवालियापन और दिवालियापन कार्यवाही। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, लाल डेढ़ लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? ठीक है, तो लल्ला योगेश्वरी जो है वो किस पंथ की अनुयायी थी? तो इसका आंसर होगा कश्मीरी शैव धर्म। क्या होगा इसका आंसर? कश्मीरी शैव धर्म। लल्ला डेढ़ जो है, ये लल्ला योगेश्वरी जो है कश्मीर की एक महान कवित्री थी। वो कश्मीरी शैववाद की अनुयायी थी, जिसे त्रिक शास्त्र, ठीक है, जिसे त्रिक शास्त्र भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना वासुगुप्त ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, कड़गम। ठीक है, कड़गम या करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। यह लोक नृत्य जो है तमिलनाडु का है। कड़गम तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य जो है वर्षा देवी, मारी अम्मन और नदी देवी गंगई अम्मन की स्तुति में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो अंतिम प्राधिकरण इसमें से कौन सा है? राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, संसद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट होगा इसका आंसर। यानी सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम प्राधिकरण है व्याख्या करने का। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए? तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 के दौरान हुआ था। ठीक है, 1789 1799 में के दौरान के बीच में हुआ था। और इसका जो मेन मोटो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो वो उस क्रांति से क्या लिया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, कि आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ 1789 से 1799 के दौरान हुआ था। इसका आदर्श व्याख्या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो भारत संविधान का प्रस्तावना में भी परिलक्षित होता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर इस मूल्यों को संविधान में शामिल किया, जो एक न्याय संगत और समावेशी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी सभी मिलान सही है। क्या होगा? सभी मिलान सही है। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नंदिनी सतीपति जो है उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सी जो है तीसरा नंबर, शशिकला जो है कंडोकर गोवा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इस तरह से इसमें से सभी आंसर डी होगा। ठीक है, सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, राष्ट्रपति मृत्युदंड से सम्मानित व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं और गवर्नर मार्शल के लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। इसका आंसर होगा एक। ठीक है, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। ठीक है, आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो हड्डी में सबसे अधिक लवण जो होता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होगा इसका आंसर? बगल में आप आंसर देख सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग या ताप नियमन। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाईयूरेसिस, एक होता है डायलिसिस, एक होता है डाईयूरेसिस। तो डाईयूरेसिस जो होता है वो क्या, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होता है, आंसर होगा डी, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? मूत्र की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनों का कारण है। तो जीन में आकस्मिक परिवर्तन ही उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक परिवर्तन। ठीक है, इसमें जीन में। अगला प्रश्न है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये होगा रोगाणुनाशक के रूप में। बी आंसर होगा, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में। बी आंसर होगा। इस तरह से मेरा 30 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।